नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अपने फैसलों से कई बार विवाद खड़ा करने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब राजभवन से लड़ने को तैयार दिख रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव और दूसरे अधिकारियों की बैठक बुलाई। राजभवन ने कुलपतियों को इस बैठक में जाने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से बैठक में शामिल होने का निर्देश जारी किया। पिछले कुछ दिनों से इस बैठक की खूब चर्चा रही। कुछ विश्वविद्यालयों के वीसी और कुल सचिवों ने बैठक में शामिल होने के लिए राजभवन से अनुमति मांगी थी, जो नहीं मिली। इसके बावजूद बैठक का आदेश वापस नहीं लिया गया। मीटिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी नहीं पहुंचे, सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि के तौर पर और कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि इस बैठक में पहुंचे। विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर पहले भी विवाद हुआ है। पिछले साल जब ऐसी स्थिति आई तब मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर मामले को सुलझा लिया था। इसके बाद फिर नया आदेश जारी किया गया। तो सवाल है कि क्या टकराव के मूड में है के पाठक? सवाल तो पूछेंगे, और कई बार सवाल मुद्दे की बेहतर समझ के साथ समस्या के समाधान की तलाश के लिए भी होता है। तो आज सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के पूर्व कुलपति हरिकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं और साथ ही शिक्षाविद प्रोफेसर एनके चौधरी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हरिकेश जी आपके पास आना चाहेंगे और इस विवाद की जड़ में हम जाना चाहेंगे। आप उस पद पर रह चुके हैं जिन्हें इस बैठक में शामिल होने को बुलाया गया था शिक्षा विभाग की ओर से, लेकिन राजभवन की ओर से मनाही दे दी गई थी। क्या ये विवाद का वजह है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, संभवतः संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर एनके चौधरी जी के पास चलते हैं। एनके चौधरी जी, इससे पहले भी विवाद हुआ था, ये फिर से विवाद हो रहा है। अधिकार क्षेत्र को लेकर यह विवाद खड़ा आखिर क्यों? इसलिए कि सरकार और सरकार का विशेष रूप से शिक्षा विभाग कानून से बाहर जाकर, मर्यादाओं से बाहर जाकर अपने वर्चस्व को विश्वविद्यालय पर स्थापित करना चाहता है। इस आधार पर कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे विश्वविद्यालय आए या विद्यालय आए, उनको चलाने के लिए सरकार वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देश का शासन प्रशासन, राज्य का शासन प्रशासन इस आधार पर नहीं चलता है कि धन कहाँ से प्रदान किया जाता है, बल्कि संविधान और संविधान के तहत बनने वाले कानूनों के अनुसार चलता है, मर्यादाओं के आधार पर चलता है। और विश्वविद्यालय की व्यवस्था ऐसी है कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम से चलता है जी। और अधिनियम में विश्वविद्यालय का प्रशासन कुलाधिपति और कुलपति हैं। कुलाधिपति सर्वोच्च पद पर हैं, कुलपति दूसरे नंबर पर हैं और उनके आदेशानुसार विश्वविद्यालय का प्रशासन चलता है। सरकार को वित्तीय मामलों में कुछ अधिकार अवश्य दिए गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय को डे टू डे आधार पर चलाने का उत्तरदायित्व कुलपति को है और उसके ऊपर कुलाधिपति होते हैं। और वर्तमान विश्वविद्यालय कानून के अनुसार महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति हैं। इसलिए शिक्षा विभाग अनधिकार प्रयास कर रहा है, शिक्षा विभाग गलत कर रहा है। शिक्षा विभाग जो कर रहा है वह कानून, विश्वविद्यालय कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, मर्यादाओं का उल्लंघन है। मैं यहाँ आपको बताऊं, इतिहास इस बात का साक्षी है, रिकॉर्ड देखने से पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ सही है कि नहीं। लेकिन जो हमें ज्ञात है कि प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के वक्त में गलती से उनके सचिव ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को मुख्यमंत्री निवास में बुला लिया था, इस आधार पर कि मुख्यमंत्री उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके थे।
जब मुख्यमंत्री को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने सचिव को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय का कुलपति या किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति को मुख्यमंत्री निवास में नहीं बुलाया जा सकता है। जब सचिव ने कहा कि आपने इच्छा जाहिर की थी तो उन्होंने कहा आपने समझदारी नहीं दिखाई। मैंने इच्छा यह नहीं जताई थी कि मैं उनको अपने घर पर बुलाऊं, उनसे मैं मिलूंगा राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति की अध्यक्षता में मीटिंग के माध्यम से। यह भी कहावत है, जानी हुई कहानी याद है और उसमें सच्चाई है, क्योंकि मैंने विश्वस्त सूत्रों से पता लगाया है कि उनके एक कनीय मंत्री, स्त्री बहू के कनीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कुलपतियों की एक मीटिंग बुला ली थी और उस पर मंत्री को फटकार लगाई थी उन्होंने। दुनिया भर की परंपरा है कि विश्वविद्यालय राज्य के अंदर दूसरा राज्य है। कहने का मतलब जिस तरह से राज्य को, नेशन स्टेट को सार्वभौम सत्ता प्राप्त होती है, सॉवरेंटी होती है, उसी तरह यूनिवर्सिटी की सॉवरेंटी होती है। स्टेट विद इन स्टेट का वही मतलब है। कहने का मतलब विश्वविद्यालय स्वायत्तता प्रदत्त संस्थान है, उसको अलग कानून से बनाया जाता है। वो विश्वविद्यालय सरकार का हिस्सा नहीं है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। ये सारी दुनिया में ये परंपरा है। वो इसलिए होता है कि विश्वविद्यालय में ज्ञान का सृजन होता है, उनका संप्रेषण होता है और वहाँ सिर्फ समाज और देश और शासन और प्रशासन का विश्लेषण ही नहीं होता है, समाज को बदलने का भी मार्ग प्रशस्त होता है। अगर सरकार इस मार्ग में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो पर आधिपत्य होगा तो न सही समाज का विश्लेषण हो पाएगा, न सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए नई सोच पैदा होगी। और इसीलिए सारी दुनिया में सदियों से ये परंपरा है कि विश्वविद्यालय को सरकार धन जरूर देती है, वो चलाती जरूर है, लेकिन उस पर का नियंत्रण उनके हाथ में होता है, विश्वविद्यालय के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में नहीं होता। जो अभी कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो गलत है, पूरी तरह गलत है, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, मान्य परंपराओं के खिलाफ है, शिक्षा के खिलाफ है, देश के हित के खिलाफ है। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसा चाहते हैं। मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री को न परंपराओं का ज्ञान है, न कानून, या फिर वो जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। प्रोफेसर एन के चौधरी जी, आपने अपनी बात बड़े ही विस्तार से और अच्छे तरीके से प्रस्तुत की है। अब इसके पीछे कौन है, क्या मंशा है, वो तो आगे की बात है, लेकिन हम एक बार हरिकेश जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि वो उस पद पर रह चुके हैं, कुलपति के पद पर। तो इससे पहले क्या कभी ऐसी नौबत आई है हरिकेश जी कि विभाग, शिक्षा विभाग यानी कि सरकारी व्यवस्था के साथ इस शैक्षणिक व्यवस्था के टकराव की नौबत आए कि तालमेल तो पहले भी बना के रखा जाता था, अब वो तालमेल टूटता क्यों दिख रहा है, हम ये समझना चाह रहे हैं। कि बिहार में जो यह बिंदु खड़ा हुआ है या ये विवाद खड़ा हुआ है जिससे हम आज विचार कर रहे हैं जी, वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश सरकार और राजभवन के बीच जो मतभेद है, इस मतभेद का आभास बिहार के गांव स्तर तक के लोगों को पता है। ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, या आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इस दुखद स्थिति से आहत हैं, उनको भी ये पता है कि बिहार में ही कुछ कुलपतियों की नियुक्ति में प्रदेश सरकार और तत्कालीन कुलाधिपति अर्थात महामहिम राज्यपाल बिहार के बीच अंतर हुआ था जी। और कुलाधिपति जी ने प्रदेश सरकार को कहीं किनारे रख करके कुलपतियों की नियुक्ति किया था, जिसमें विवाद उच्चतम न्यायालय तक गया और उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था दी कि कुलपतियों की नियुक्ति में
कुलाधिपति जी निश्चित रूप से सरकार के प्रतिनिधि अथवा मुख्यमंत्री जी, या मुख्यमंत्री जी अगर आदेशित करते हैं तो शिक्षा मंत्री जी, दोनों मिल करके नियुक्ति करें। उस प्रकरण के बाद भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति जो बिहार के महामहिम रहे श्री रामनाथ कोविंद जी के जमाने में बहुत ही सफलतापूर्वक, क्योंकि उसके थोड़े ही पहले बिहार में 5 या 6 कुलपतियों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में अपना पद छोड़ना पड़ा, पदमुक्त होना पड़ा। तो उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश था या जो डायरेक्शन था, उस दिशा निर्देश के आलोक में भी अगर देखें, और जैसा पूर्व वक्ता महोदय जो विद्वान वक्ता बोल रहे थे, वास्तव में विश्वविद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा का संचालन विधानमंडल के दोनों सदनों ने सर्वसम्मत से विश्वविद्यालयों की स्थापना या विश्वविद्यालयों के सफल संचालन के लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए हैं जी। उन परिनियमावली, अधिनियम, अध्यादेशों के अंतर्गत ही विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। अब अगर हम राज्य सरकार के दोनों विधानमंडलों के अधिकार को देखें और उनकी सौम्यता और सुसभ्यता को देखें संचालन के या कानून बनाने के, तो उस कानून को आखिरी अनुमति देने का अधिकार महामहिम को। तो जो भी विश्वविद्यालय अधिनियम बने, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय संचालित होते हैं, उसमें विधानमंडल के दोनों सदनों ने जब बनाया परिनियमावली, तो उसके अंतिम अनुमोदित करने वाले या अंततः उसको सहमति दे करके परिनियमावली का एक्ट, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस का स्वरूप महामहिम ने कुलाधिपति की हैसियत से दिया। इसलिए एक बात निर्विवाद है कि उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों के निर्माण, उनके संचालन, उनके बारे में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार निश्चित रूप से कुलाधिपति जी को है। तो फिर ये सरकार की ओर से, सचिव की ओर से क्यों ऐसा हो रहा है? हम मुद्दा गंभीर है जिस पर सवाल खड़ा हुआ है, और हम बात कर रहे हैं कि राजभवन और विश्वविद्यालय के प्रक्रिया में, संचालन प्रक्रिया में जो शिक्षा विभाग की ओर से हस्तक्षेप किया जा रहा है वो टकराव की स्थिति बना रहा है, और क्या इसका कोई समाधान है? चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम एक बार फिर उनका रुख करते हैं। हरिकेश जी के पास चलते हैं। हरिकेश जी, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो के पाठक ने कुछ पहले भी पत्र जारी किया था, और उन्हीं पत्रों का मजमून जो आम बोलचाल की भाषा में कहें कि हम आपको पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे का हिसाब लेने का हम अधिकारी हैं, क्या ये सही है? और क्या सिर्फ इतना कर देने से आप कुलपति से सवाल पूछने के हकदार हो जाते हैं? नहीं, ये गलत है। प्रदेश सरकार पैसा देती है, और वो पैसा देती है तो वो कुलाधिपति जी के संज्ञान में देती है जी। और मैं भी कुलपति रहा हूँ। वित्त सचिव, शिक्षा सचिव और राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव सब लोग बैठ करके एक निर्णय लेते हैं, और सरकार का पैसा अर्थात केवल मुख्यमंत्री का वो पैसा नहीं है। सरकार का पैसा और सरकार के खर्च को भी जब बजट पास होता है तो बजट मुख्यमंत्री अपने से नहीं पास कर लेते हैं। बजट का अभिभाषण और बजट का अंतिम रूप से पारित हो जाना भी अंततः कुलाधिपति जी, महामहिम सह कुलाधिपति की सहमति से होता है, उनके अनुमोदन से होता है, और उन्हीं के हस्ताक्षर से एक तरह से होता है। ऐसे में केवल ब्यूरोक्रेट द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, शासन के उच्चतम अधिकारी भी अगर कहीं द्वंद्व पैदा कर रहे हैं या एक दूसरे के अहम को पूरा कर रहे हैं, यह प्रदेश के संवैधानिक ढांचा और प्रशासनिक ढांचा, सरकारी तंत्र और शासन का तंत्र, दोनों का दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय शुरू हो गया। और यह अध्याय निश्चित रूप से जब हम प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो नवाचार और अनुसंधान और अन्य सुधार के बिंदु सुझाए गए उनको लागू किया जाए। ऐसे में और जो उच्चतम न्यायालय ने भी अंतिम रूप से उच्चतम न्यायालय ने भी जो निर्णय दिया था उसमें यही कहा था कि अधिनियम परिनियम अध्यादेश जो विश्वविद्यालय अधिनियम है उससे उसके अंतर्गत उसके प्राविधानों से अलग कोई इतर कोई भी शासन या सरकार का व्यक्ति नहीं जाएगा। चलिए, जब स्पष्ट रूप से परिभाषित है फिर ये विवाद की स्थिति क्यों? हरिकेश जी ने एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जिसे नोट किया जाना जरूरी है कि अहम की तुष्टि के लिए, अहम की पुष्टि के लिए अगर इस तरह से हो रहा है तो एक संभावना उन्होंने जताई। इनके चौधरी जी के पास चलते हैं। इनके चौधरी जी, क्या आप भी कुछ ऐसा देख रहे हैं? और सिर्फ क्या ये कहना भर पर्याप्त होगा कि हम पैसा दे रहे हैं तो उसका हिसाब लेने के अधिकारी हैं, ऐसे में आप विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली में उसके व्यवस्था में हस्तक्षेप के अधिकारी हो जाते हैं? देखिए, किसी भी संस्था को कानून के तहत आर्थिक संसाधन प्रदान करना, धन प्रदान करना, इस बात के लिए काफी नहीं है कि उस संस्था का नियंत्रण आपके हाथ में हो। अगर इस सिद्धांत का पालन किया जाए तो जुडिशियरी भी सरकार के अंदर होना चाहिए, न्यायपालिका जी। मैं यहां आने के पहले देख रहा था बिहार का बजट 1315.13 करोड़ का प्रावधान है विधि विभाग में। तो क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि विधि विभाग के अंतर्गत या उसके धन से संचालित जुडिशियल सिस्टम अकाउंटेबल है गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट के प्रति? क्या यह अधिकार सरकार को मिल जाता है कि लोअर या हायर जुडिशियरी के अधिकारियों की और जजेस की मीटिंग करें सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी? क्या हो गया है इस देश को? और मैं यह सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि गवर्नर एंड चांसलर दो अलग पद है। गवर्नर के रूप में उनके कार्य अलग हैं, चांसलर के रूप में अलग कार्य है। चांसलर स्टैट्यूटरी पद है, कानूनी पद है, गवर्नर संवैधानिक है। लेकिन जब तक गवर्नर को एक्स ऑफिशियो चांसलर बनाया गया है तो स्वाभाविक रूप से चांसलर विश्वविद्यालय कानून में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी है। ऑप्शन नंबर 1 वाइस चांसलर, ऑप्शन नंबर 2 मेरी मान्यता रही है वर्षों से कि डे टू डे फंक्शनिंग में वाइस चांसलर को पूरी छूट है, ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ चांसलर। चांसलर को भी डे टू डे में यूनिवर्सिटी का प्रशासन नहीं चलाना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज है इंडिया के, लेकिन डे टू डे बेसिस पर शासन प्रशासन नहीं चलाते। लेकिन यहां तो एक कदम और आगे बढ़ गया, ये सरकार चला रही है। विश्वविद्यालय सरकार का हिस्सा नहीं है, वह एक स्वतंत्र संस्था है। इसीलिए अलग से कानून बनाया गया है। अलग से कानून बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि उसे सरकार का हिस्सा नहीं बनाया गया है और जो मान्य परंपराएं हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है जो सारी दुनिया में लागू है और उसके आधार हैं शिक्षा का सृजन, ज्ञान का सृजन, सरकार के नियंत्रण में संभव नहीं है। अगर ज्ञान पर सरकार का कंट्रोल होगा तो डेमोक्रेसी खतरे में होगी। ज्ञान का सृजन, ज्ञान का संप्रेषण, समाज को समझने और बदलने का जो एक सेंटर है यूनिवर्सिटी, यह नहीं रहेगा, शिक्षा समाप्त हो जाएगी। दुख के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं, फिर भी उन्होंने तय किया है कि यूनिवर्सिटी को सरकार का एक्सटेंशन बना दिया जाए, जो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, शिक्षा को समाप्त करने में ये सहायक होगा और समाज को की जो बदलने का जो और जज्बा है उसको कमजोर करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर करेगा। लोग गुलाम बनेंगे, गुलामी की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
सरकार तो ये जो भी परिस्थितियां होगी, भयावह वो स्थिति की ओर ले जा रही है हमारे इसलिए ये उच्चतर जवाब- शिक्षा व्यवस्था को। हमारे मेहमानों का ये मानना है, और जो परिस्थितियां बन रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस टकराव की स्थिति का खात्मा जल्द से जल्द किया जाना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एन के चौधरी जी, हरिकेश सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।